नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब विस्तारपूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और डोंगरगढ़ में पीएम मोदी चंद्रगिरी में जैन मुनि विद्यासागर जी का आशीर्वाद उन्होंने लिया और चंद्रगिरी से मां बमलेश्वरी के मंदिर पहुंचे हैं, जहां मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे हैं और डोंगरगढ़ में तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। दरअसल सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं डोंगरगढ़, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर ये व्यवस्थाएं की गई थी और इन व्यवस्थाओं में केंद्रीय पुलिस बल और स्थानीय पुलिस और सेना के जवानों को भी तैनात किया गया है। डोंगरगढ़ में पीएम मोदी की चुनावी सभा होनी है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही यहां पर व्यवस्थाएं कर दी गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की यदि बात करें तो यहां पीएम मोदी चंद्रगिरी गए, उसके बाद मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए गए हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं छत्तीसगढ़। पीएम मोदी का बैक टू बैक छत्तीसगढ़ का ये दौरा, लगातार छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी चंद्रगिरी से निकल चुके हैं और ये सीधे उनका काफिला आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से गुजर रहा है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस काफिले से गुजर रहे हैं और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इस काफिले से गुजर रहे हैं और ये माता बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और सीधे लोग भी दूर से मुलाकात किए। प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, काफिला उनका निकल चुका है। थोड़ी देर में वो मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे, वहां पर मां बमलेश्वरी का दर्शन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वहां पे स्वागत के लिए मौजूद है, संगठन के और नेता भी उनके स्वागत के लिए मौजूद है। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां बमलेश्वरी का दर्शन करके छत्तीसगढ़ से रवाना हो जाएंगे। ये चुनाव प्रचार थमने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंतिम दौरा था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये निजी दौरा माना जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना हो जाएंगे। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 डोंगरगढ़। तो उस दौरान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए वो गए हुए थे। दरअसल अभी तक की प्रधानमंत्री के अगर रैलियों की, चुनाव की यदि बात करें तो अब तक ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार उन्होंने किया है और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश यानी हिंदी पट्टी वाले राज्यों में भी पूरा जोर दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के 48 घंटे पहले आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम जाएगा और इसके बाद कैंडिडेट्स डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे और पहले चरण के 20 सीटों पर 2 अलग अलग समय पर मतदान होना है। दरअसल 7 नवंबर को वोटिंग होनी है और पहले चरण की 20 विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी है। कुल 223 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 198 पुरुष और 25 महिला प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें पृथक रूप से 19,93,937 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 20,84,675 महिला मतदाता हैं। 69 थर्ड जेंडर मतदाता इसमें शामिल हैं और पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सात तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और इससे पहले जो तमाम औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा करने के बाद 5 बजे तक जो चुनाव प्रचार है, जिसमें रैलियां शामिल हैं, जिसमें विजयी रथ पर, चुनावी रथ पर सवार होकर कैंडिडेट्स के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, बड़े नेताओं के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, ये सब अब 5 बजे के बाद नहीं हो सकेगा। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन माना जाएगा। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन तक का उस पर चार्ज लगाया जा सकता है, उसे डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है इस इलेक्शन से अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो। और कौन उम्मीदवार किस विधानसभा सीट से 20 सीटों पर लड़ रहे हैं पहले चरण के लिए, ये भी हम आपको साथ साथ दिखाते चल रहे हैं। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सभी बड़े चेहरे
ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। पहले चरण के लिए 20 सीटों पर होने वाले वोटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। ऐसे में 13 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी उनके पास वहां मौजूद रहेंगे और लगभग सभी विधानसभा सीट्स प्रधानमंत्री कवर करेंगे आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि वहां पर दूर दराज से लगभग सभी विधानसभाओं से लोगों को बुलाया गया है इस कार्यक्रम के लिए और कैंडिडेट्स भी यहां पर पहुंचेंगे। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ दौरा जारी है। इस बार के विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। श्रीनिवास, प्रधानमंत्री इस वक्त कहां पर हैं? श्रीनिवास, आवाज आ रही है? प्रधानमंत्री इस वक्त कहां पर हैं? लगता है श्रीनिवास से अभी बातचीत नहीं हो पा रही है, आवाज जा नहीं पा रही है, संभवतः उन्हें मिल नहीं रही है। अब बात करेंगे उनसे, एक बार फिर से प्रयास करेंगे कि इस पर बातचीत हो पाए। फिलहाल आपको बता दें कि अभी जिस तरह से चुनाव का पहला चरण शुरू हो रहा है और अब इससे आगे और संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि ये जो आगामी 17 तारीख की वोटिंग होगी, उस बीच का जो समय होगा वो काफी दिलचस्प होगा। बड़े नेताओं की चुनावी सभाएं और ऐसे में जनता के फायदे की बात करने वाले कैंडिडेट्स और पार्टियां इलेक्शन के बाद कितना लाभ जनता को दे पाएंगी वो तो एक चलिए अलग का विषय है ही, लेकिन उससे पहले नेताओं के वादे क्या कुछ रहेंगे, किन विषयों पर बातचीत होगी, क्या जो चुनावी बयानबाजियां हैं ये और तीखी होंगी और तेज होंगी, या फिर ये चुनाव प्रचार जनता के हक में इलेक्शन के बाद परिवर्तित हो पाएगा, ये सभी विषय समझने के रहेंगे। बहरहाल कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशी, सभी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनका कैंडिडेट विजयी हो। और उसमें भी अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुख्य विपक्षी पार्टी और बीते 15 साल, पिछले 5 साल को छोड़कर 15 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही जिसमें रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। तो अपने 15 साल के कार्यकाल और वर्तमान 5 साल की सरकार के फेलियर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जा रही है, प्रचार कर रही है। चुनावी घमासान लगातार जारी है दोनों ही पार्टियों के बीच, क्योंकि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस की प्रदेश सरकार पर लगाए जाते हैं उसका करारा पलटवार और जवाब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस के द्वारा अपनी वर्तमान सरकार की उपलब्धियां और पिछले 15 साल के बीजेपी के शासनकाल को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, और ऐसे में लगातार हमलावर कांग्रेस पार्टी भी है मुख्य विपक्षी पार्टी पर। और इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। जिस तरह से बड़े बड़े चेहरे इस बार के विधानसभा के चुनाव में उतारे गए हैं, उन बड़े चेहरों की बात करेंगे तो ये वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने केंद्र तक की राजनीति की है। केंद्र में कई मंत्री जो इस बार हैं वो अब विधानसभा के चुनाव में नजर आ रहे हैं। पार्टियों की तरफ से उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है। केंद्र के नेताओं को भी जो आगे लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, सांसदों को विधायकी के लिए उतारा जा रहा है। तो ये सब जो विषय हैं पार्टियों के द्वारा लगातार साफ जाहिर कर रहा है कि ये चुनाव जीतने के लिए पार्टियां पुरजोर कोशिश किए हुए हैं और कैंडिडेट्स के द्वारा कोशिश लगातार की जा रही है। और श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी संभवतः हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, आवाज आ रही है? जी जी। प्रधानमंत्री कहाँ हैं इस वक्त? जी देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा डोंगरगढ़ के में है और बात करें तो बस्तर की बात करें तो बस्तर में 7 नवंबर को चुनाव होने हैं और चुनाव के दौरान आज 5 बजे तक प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। बस्तर जिले की बात करें तो बस्तर जिले में कुल 26 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। भाजपा, बीजेपी, कांग्रेस के अलावा अन्य दल भी उतरे हैं। तो ये मान सकते हैं कि जो आज से शाम 5 बजे तक चुनाव का जो प्रचार है वो ताबड़तोड़ रहेगा। बात करें तो जगदापुर में बस्तर विधानसभा में लगभग 1 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे अलग अन्य विधानसभा में चले जाएंगे। बस्तर जिले में 7 नवंबर को मतदान को लेकर सभी प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क शाम 5 बजे बाद करना शुरू कर देंगे। लगभग 6 घंटे का ही समय बचा है। चुनाव प्रचार जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत नियमानुसार अब नहीं होगा। 48 घंटे बाकी हैं। 48 घंटे पहले ही ये प्रचार रुक जाएगा। पहले चरण की वोटिंग होनी है। श्रीनिवास, किस तरह से तेजी दिखाई दे रही है चुनाव प्रचार को और किस तरह से राजनीतिक दल इसके लिए तैयार हैं?
जी बिल्कुल, बात कर बस्तर में, तो बस्तर में तो चूंकि बस्तर को जो जीत लिया वो सत्ता तक पहुंच गया, ये कहावत है और ये सच्चाई भी है। इसलिए बस्तर को जीतने के लिए, साधने के लिए जो दल है वो काफी सक्रिय है। जो उसके प्रत्याशी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये लगातार जो जनता के पास पहुंच रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। शाम 5 बजे के पहले जितनी सभा कर सकते हैं ये सभी दल करेंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कोई बड़ा नेता आज बस्तर में नहीं है। हाँ, बीजेपी के बड़े नेता बस्तर में आकर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सभी राजनीतिक दल बस्तर को जीतने के लिए, साधने के लिए पुरजोर कोशिश में फिलहाल लगी हुई दिख रही है। जी बिल्कुल श्रीनिवास सर, चूंकि अब जो चुनाव का समय लगभग 6 से 6-6.5 घंटे का ही बचा है और ऐसे में सभी पार्टियां प्रयास करेंगी कि उनका कैंडिडेट जीते। इस वक्त आज की अगर सबसे बड़ी चुनावी सभा की बात करें तो वो कहां पर होनी है और कौन यहां पर आने वाले हैं, क्या है डिटेल्स इसके बारे में? जी बिल्कुल, आज बस्तर विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लगभग 1 बजे के आसपास बस्तर विधानसभा के में ही जो प्रॉपर इलाका है वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और जो बस्तर के जो वोटर है उनको लुभाने की कोशिश करेंगे। साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। इसके अलावा जो प्रत्याशी है वो लगातार 5 बजे के पहले जनता से रूबरू होकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए भी अपील करेंगे। योगी आदित्यनाथ के लिए राज्य के बीजेपी नेताओं ने बाकायदा लिखित में दिया था, उनकी डिमांड की थी। हिंदुत्व और धर्मांतरण भी मुद्दा है इस बार छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस्तर में चूंकि धर्मांतर का मुद्दा काफी गर्म है और इस मुद्दे को भुनाने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। धर्मांतर को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि जो 5 सालों में धर्मांतर जिस ग्राफ से बढ़ा है बस्तर में, उसको लेकर यहाँ का जो हिंदुत्व है वो खतरे में, बस्तर की संस्कृति खतरे में, बस्तर की रीति नीति खतरे में। इसको बचाने के लिए बीजेपी लगातार जो बस्तर के वोटरों को बता रही है कि धर्मांतर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आने वाले समय में आदिवासी संस्कृति में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। चुनाव प्रचार तो श्रीनिवास रैलियों और लाउड स्पीकर के माध्यम से रुक जाएगा, लेकिन डोर टू डोर के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं कैंडिडेट्स की तरफ से? पार्टियां क्या कुछ बता पाई हैं इस बारे में? देखिए, 5 बजे तक जो प्रचार करना वो तो हो गई, साथ ही 5 बजे के बाद जो समय बचेगा उसके बाद जो प्रत्याशी है, बात करें तो पीसीसी अध्यक्ष दीपक भाई चित्रकूट विधानसभा में लगातार सक्रिय है और लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल के जो नेता है, बड़े नेता है, वो 5 बजे के बाद संपर्क अभियान में निकल जाएंगे ताकि अपने पक्ष में वोट डालने के लिए अपील करेंगे और बस्तर में एक जो जीतने वाले जो प्रत्याशी है वो किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ताकि जनता उन्हें फिर से दोबारा सत्ता में लाए और उनका आशीर्वाद मिल सके। बिल्कुल, और लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि उनको अपने कैंडिडेट के बारे में पता होना चाहिए और ऐसे में आज से शाम 5 बजे के बाद से वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जो कैंडिडेट उनके दरवाजे पर आएगा उससे बात कर सकेंगे, मौका होगा लोगों के पास श्रीनिवास कैंडिडेट को नजदीक से जानने का। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो कैंडिडेट है उनकी जो घोषणाएं हैं वो हो चुकी है। जैसे बात करें बीजेपी अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी है। कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेला है, कर्ज माफी, शिक्षा, तो ये तमाम चीजें हैं जो वोटरों के बीच जाएंगे और दोबारा बताएंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो ये चीजों का फायदा आप लोगों को दिया जाएगा। तो वही कांग्रेस भी अपनी घोषणा पत्र को दोबारा जनता तक पहुंचाएगी, क्योंकि बस्तर में पहले जो 5 साल में 2018 में जो चुनाव हुआ था वो कर्ज माफी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। साथ ही जमीन वापसी का भी बहुत बड़ा मुद्दा था, टाटा जहां प्लांट लगना था चित्रकूट विधानसभा में। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो लोक विभाग जो घोषणा पत्र में जो शामिल है उन चीजों को फिर से एक बार जनता तक बीच जाकर दोहराएंगे और अपने पक्ष में वोट डालने के लिए अपील करेंगे। जी, जो प्रयास हैं पार्टी की तरफ से यही रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संपर्क बनाया जा सके। श्रीनिवास, आप भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आज का जो दिन है बहुत मूवमेंट भरा रहेगा। और बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव 2023 के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आज घोषणा पत्र जारी होना है। दरअसल आज कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव प्रचार में एक और बात ऐड करेगी, वो ये है कि वो उन वादों को लिखित रूप में जारी करेगी जो वादे वो इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता से कर रही है। उनका ये कहना है कि जनता को हम KG to PG फ्री एजुकेशन देंगे, तो वो लिखित में आज अपने घोषणा पत्र में जारी करेगी और बहुत समय लगा दिया। आज से मतलब लगभग 6 घंटे बाद चुनाव प्रचार का जो शोर है पहले चरण के लिए वो थम जाएगा। तो अभी जो मैनिफेस्टो जारी होगा वो तो पहले चरण के जो वोट कास्ट होनी है दूर दराज के क्षेत्र में, क्योंकि नक्सल प्रभावित एरिया भी हैं, इंटीरियर एरियाज भी हैं, तो वहां तक वो वादे वो पहुंच भी पाएंगे या नहीं ये भी कह पाना मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत समय लगाया। बीजेपी के घोषणा पत्र के जारी होने के बाद ही बीजेपी के द्वारा जो संकल्प पत्र लाया जाता है वो वादे जिनके लिए पार्टी के द्वारा
उन वादों को जनता के बीच रखा जाता है लोगों को आकर्षित करने के लिए। अब जारी किया जाना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लोगों तक कितने जल्दी पहुंचेगा देखना है। तो आज वादों का पिटारा कांग्रेस पार्टी खोलने वाली है। इसके अलावा बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो चुनावी रण में बीजेपी के लिए प्रचार करने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यहां पहुंचे हैं। प्रमोद सावंत यहां सुबह से लेकर देर रात तक दर्जनों गांवों में रोड शोज करेंगे, सभाएं उन्होंने अब तक की हैं। और प्रमोद सावंत रोड शोज के दौरान नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा राजकुमार कराहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उन्हें विधायक जनता बनाए, इसके लिए लोगों से वोट की अपील की। आप लोग जो मामा जी ने काम किया है वो काम लोगों तक पहुंचाना है। बस वो काम पहुंच गया। अपनी लाडली लक्ष्मी योजना है, अपनी लाडली बहनाई योजना है, अपनी कन्या धन योजना है। लाडली बहनाई योजना तक कितना पैसा मिलता है अभी हर महीना? 1150। अपनी भाजपा सरकार आया तो कितना होगा? 3000। किनके घर में जाएगा? हर एक घर में जाएगा, अपने ही घर में नहीं, हर एक के घर में जाएगा। तो कांग्रेस सरकार आई तो क्या होगा? बंद हो जाएगा। बस इतना ही लोगों को बताना है, क्योंकि कांग्रेस सरकार आई तो बंद हो जाएगा, ये बताना है। सियासत गरमाई हुई है। दरअसल मालिनी गौड़ ने कहा कि वंदे भारत और भारत माता की जय नहीं बोलने वालों से मुझे वोट नहीं चाहिए। बोलेगा उसका वोट चाहिए और मैं वोट लेने भी नहीं जाती हूँ ऐसे एरिया में जहाँ वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। ये अब हमारे भारत की जो भी भारत के लिए जो प्रशंसा नहीं करता है या वंदे मातरम नहीं बोलता है, भारत माता की जय नहीं बोलता, मैं वोट मांगने नहीं जाती। भाभी जी ने भी बोला कि वोट मांग नहीं जाती हूँ। इनकी रोज मुसलमान बुला के बोल रहे वोट दें, वोट बोला वोट नहीं देंगे, फिर आप बोला न्यूट्रल हो जाओ, वोट नहीं दो, क्यों? ये क्या हो रहा है? सामने सभी चीजें हो रही है। मुझे तो प्रमाण सही चाहिए। एक लोगों के बारे में बार बार जो बोल रहे हैं, मुझे प्रमाण सही चाहिए। और लगातार चुनाव प्रचार में लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या कुछ नहीं कह रहे हैं कैंडिडेट्स, ये भी देखने का विषय। और अब चूंकि उन्हें वंदे मातरम बोलने वाले वोटर्स ही चाहिए, तो बहरहाल इसका कितना असर होगा वो भी देखने का विषय है। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में पीएम मोदी दम दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने रतलाम में पहुंचकर चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी सिवनी और खंडवा के दौरे पर रहेंगे। आज चूंकि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, अभी छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री सिवनी में भी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जिले की 4 विधानसभा सीटों पर एक साथ प्रचार करेंगे। 13 विधानसभा क्षेत्र को बीजेपी के प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कवर करेंगे और यहाँ के सभी प्रत्याशी 13 विधानसभा के प्रत्याशी यहाँ मौजूद रहेंगे। और पीएम के दौरे को लेकर एसपीजी ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम पहले ही कर लिए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोंगरगढ़ में मौजूद हैं। चंद्रगिरी जैन मुनि का आशीर्वाद उन्होंने लिया विद्यासागर जी का, और इसके बाद मां बमलेश्वरी के मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, माथा टेका और आशीर्वाद लिया मां का। और इसके बाद डोंगरगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रगिरी में दर्शन करने पहले जैन मुनि का आशीर्वाद देने पहुंचे और उसके बाद मां बमलेश्वरी के दर्शन करने पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने की। और इसके बाद अब आगे वे अपने कार्यक्रम के लिए चुनावी सभा के लिए जाएंगे। और ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह से वहां से निकले और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे और जगह जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में लगातार दौरे कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं पार्टी के लिए, वो काफ़ी साबित होंगे या नहीं, क्योंकि जिस तरह से राज्य की बीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की डिमांड की गई थी कि इन नेताओं के दौरे करवाए जाएं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण और
आज छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में उनके चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और प्रधानमंत्री के इस चुनावी कार्यक्रम की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और सीधा लिए चलेंगे आपको उस कार्यक्रम में भी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं ये भी देखने का विषय होगा। और आकाश शुक्ला से हमारे सहयोगी से बात करेंगे। आकाश, इस वक्त प्रधानमंत्री कहां पर हैं? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी चंद्रगिरी में दर्शन करके निकले। जैन तीर्थ है यहाँ पर, वो दर्शन करके निकले। इसके बाद वो मां बमलेश्वरी के दर्शन किए। वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन, राजनांदगांव के जो सांसद हैं संतोष पांडे जी, वो मौजूद थे। संगठन के तमाम नेता मौजूद थे। यहाँ पर दर्शन करके वो रवाना हो गए हैं। कुछ ही देर में यहाँ से रवाना हुए हैं वो। इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है, यहाँ पर मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा निजी दौरा था, धार्मिक दौरा था, लेकिन इसके मायने कई थे, क्योंकि पहले चरण का चुनाव जो है 7 तारीख को होने वाला है। उसके ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर आए थे। कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देना चाहते थे प्रधानमंत्री जी। जी बिल्कुल, और यहाँ से मैसेज तो जो जाएगा वो पहले चरण के चुनाव पर भी प्रभाव डालेगा। कार्यक्रम कितनी देर में शुरू होने वाला है आकाश, और कार्यक्रम स्थल कहाँ है, कौन कौन वहां पर मौजूद होंगे, क्या कुछ है जानकारी? जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी दौरा था। वो चंद्रगिरी में दर्शन किए, इसके बाद मां बमलेश्वरी के दर्शन किए, इसके बाद वो रवाना हो गए। यहाँ पर किसी तरीके से कार्यक्रम नहीं था। एक दिन पहले दुर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा आयोजित की गई थी, जिसपे बड़ी संख्या लोग मौजूद थे। सीधा वो वोटरों से कनेक्ट हुए थे। हालांकि 14 तारीख को रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है। वहां इसके बाद पहले चरण के चुनाव के बाद वो सीधे रायपुर आएंगे। ये प्रधानमंत्री का अंतिम और निजी दौरा कार्यक्रम था। जी, और इसके बाद चुनावी सभा को भी संबोधित करना है क्या प्रधानमंत्री को आगे कहीं पर छत्तीसगढ़? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना सभा था वो हो चुका है। दुर्ग में उन्होंने सभा की, कांकेर में सभा की, जगदलपुर में इससे पहले सभा हुई थी। तो तमाम सभाएं उनकी अभी हो चुकी है। एक अंतिम उनका सभा जो है वो 14 तारीख को होने वाला है, जो रोड शो के रूप में होगा, लोगों से सीधे रूबरू होंगे। तो एक दौरा चुनाव से पहले उनका अंतिम दौरा जो है 14 तारीख को रखा गया। आकाश, और जो तस्वीरें आपने भेजी थी मां बमलेश्वरी के धाम जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया लोगों का। मां के दर्शन करने के बाद विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर करने आए थे। और जैसा कि आकाश ने बताया कि ये एक निजी दौरा था और यहाँ पर कोई चुनावी सभा नहीं होनी है, कोई कार्यक्रम वहाँ पर नहीं होने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो मां बमलेश्वरी का दर्शन करने के लिए पहुंचे थे आकाश, क्या मान्यता है मां बमलेश्वरी की, किस तरह की पूजा का विधान है जो कि प्रधानमंत्री ने भी आज मां के दर्शन किए और पूजा की है? देखिए, छत्तीस मां बमलेश्वरी एक बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ छत्तीसगढ़ में मां बमलेश्वरी की यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे तमाम अन्य राज्यों से लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं। नवरात्रि में एक बड़ा आयोजन यहाँ होता है। तो प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बमलेश्वरी माँ का नाम लेते रहे हैं, चूंकि उनकी आस्था रही है। तो इसलिए वो दुर्ग कार्यक्रम में आए थे, उनको समय नहीं मिल पाया था। जी, उनके रास्ते में लोग मोदी से उम पड़े थे। उनके वो सड़क पर थे, इसको देखते हुए वो रास्ते में गाड़ी का जो रफ्तार था वो कम किया और सीधे हाथ हिलाकर लोगों से अभिवादन किया, बच्चों को हाथ दिखाया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों में भी एक खुशी नजर आई। वो जीवंत तस्वीर थी, आप शायद वीडियो में देख सकते हैं। लोग किस तरीके से उनको देखने के लिए सड़कों पर खड़े हुए थे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के चलते पूरा रास्ता खाली करा दिया गया था, एक चाक चौबंद व्यवस्था थी, इसीलिए ज्यादा लोग नहीं दिख पाए। लेकिन जितने भी थे वो कहीं ना कहीं सुबह से खड़े हुए थे और प्रधानमंत्री ने उन सम्मान किया, उनके करीब आके हाथ हिलाकर अभिवादन किया और वो सीधे निकल गए, रवाना हो गए। जी बिल्कुल, और ये चूंकि प्रधानमंत्री की उस वक्त की तस्वीर भी है, जब अंदर की तस्वीर आकाश रहिएगा हमारे साथ, हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मां बमलेश्वरी का दर्शन करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद वहां से निकल रहे। तो उससे पहले मंदिर में पुजारी जी द्वारा उन्हें न सिर्फ माला पहनाई गई बल्कि मां की चुनरी भी उन्हें भेंट स्वरूप दी गई और प्रसाद उन्हें दिया गया माता का। और विशेष पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां का आशीर्वाद ग्रहण किया और वहां से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां बमलेश्वरी का आशीर्वाद लेकर निकले। आकाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। आकाश, चूंकि वो तस्वीरें भी अंदर की हम देख पा रहे हैं, मंदिर प्रांगण में परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर भी हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। यहाँ पर माता के आशीर्वाद के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद वो रमन सिंह के साथ जो तस्वीर उनकी है वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। अब कितनी देर में प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना होंगे और क्या कुछ समय सारणी आगे डिटेल्स क्या कुछ हैं? प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए निकलेंगे, चूंकि एमपी में भी कई जगह सभाएं उनकी होनी है, या एमपी के लिए निकलेंगे, क्या है डिटेल्स? जी देखिए, यहाँ पर जो दो दौरा था चंद्रगिरी और मां बमलेश्वरी का, प्रधानमंत्री जी ने दोनों के दर्शन कर लिए हैं और यहाँ से रवाना हो चुके हैं। करीब 15-20 मिनट उनको यहाँ से रवाना हुए हो चुके हैं। यहाँ से वो मध्य प्रदेश में सभा करेंगे, उनका अन्य आयोजन है। इसके बाद जो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 14 तारीख को प्रधानमंत्री रोड शो करने के लिए फिर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनका पहले चरण के चुनाव के बाद ये अंतिम दौरा था, निजी दौरा था, धार्मिक दौरा था, चूंकि वो जुड़े रहते हैं, आस्था से जुड़े हैं। जब भी वो प्रधानमंत्री की बात करते हैं, किस तरीके से, जब वो पहले भी आप देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए हैं, जब जगदलपुर में दौरा था उनका, तो उन्होंने दंतेश्वरी माँ के सबसे पहले दर्शन किए, इसके बाद वो सभा में गए। जब भी कहीं जाते हैं तो कोई बड़ी मान्यता, कोई धार्मिक स्थल होते, प्रधानमंत्री सबसे पहले वहां जाते हैं, माथा टेकते हैं। इसके बाद बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और चुनाव प्रचार लगातार जारी है, कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मंच से क्या कुछ करें, ऐसी बात है आपको। अब इस समय वो सारे सीटें हम जीतेंगे। रमन सिंह जी भी चुनाव हार रहे हैं। वो तो उनके आने के पहले होता है। जैसे बादशाह सलामत आते हैं ना, उसके पहले जो उसके मुहर्रिर जो आवाज लगाते हैं, तो वैसे ईडी पहले पहुंचती है। आ रहे हैं बादशाह सलामत। सर, ये जो आसिम दास जो है, जिसका ईडी ने जो आसिम दास ने जो आरोप लगाया है, लेकिन उसकी तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ, रमन सिंह के साथ है। तो ये सारे गड़बड़ी में तो वही लोग रहते हैं, आरोप दूसरे पर लगाते हैं। इनके संबंध पहले से हैं, उन्हीं के साथी हैं, वहाँ जो पार्षद उसके परम मित्र हैं। तो पहले मैंने बोला कि यदि महादेव विदेश से संचालित हो रहा है तो इसको बंद क्यों नहीं किया। दूसरा, जब लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि आपके लेन देन हो चुका है और उसके दूसरे का आरोप लगा। जब हमारी सरकार ने 450 लोगों की गिरफ्तारियां कर ली है, हमारे पुलिस ने उसके संपत्ति उन्होंने जब्त की है, राशि जब्त की है, उसके लैपटॉप जब्त किए, मोबाइल जब्त किए, गैजेट जब्त किए, और कई दर्जन एफआईआर दर्ज हुआ। पूरे देश में तो इससे बड़ी कार्रवाई कहीं नहीं हुई जितना छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया। अब उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब हम लोगों को बोलते हैं, यदि हम लोगों की यदि संलिप्तता होती, हम कार्रवाई क्यों करते हैं? इतने सारे लोग क्यों कार्रवाई करते? इनकी संलिप्तता है। फोटो देखे ना, राजभवन वाली फोटो है ना, रमन सिंह वाली फोटो, और फिर वो पैसा आ कैसे गया विदेश से? आपकी कस्टम क्या कर रहा था? तो ये सारी बातें हैं जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। सर, ये आपकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है क्या इसके माध्यम से? हाँ, तो इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कुछ बोल थोड़ी रहे हैं लोग कि ऐसा करेंगे वैसे। दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं भैया, ये तो 5वां कुंभ भी शुरू किए थे। हमारे धर्म ग्रंथ में 4 ही कुंभ का उल्लेख है, 5वां कुंभ कर रहे हैं। दीपावली एक ही होता है, खुशी मनाने का तो रोज खुशी मना सकते हैं, लेकिन दीपावली तो केवल एक ही है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। आप 3 दिवाली मनाएंगे, मतलब आप शास्त्र से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। जो परंपरा है उसमें आप नहीं। लेकिन ये है कि ये मानसिक दिवालियापन है। ये दिवाली नहीं मनाएंगे, ये दिवालियापन है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को कुछ नहीं किए। पूरा केवल एक आदमी टारगेट है, भूपेश बघेल को गाली दो। वो बूथ के उसके कार्यकर्ता से लेके प्रधानमंत्री तक एक सूत्री कार्यक्रम, भूपेश बघेल को गाली दो। सर, इसमें राजनीति हुई है। आज अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो चाय बना रहे हैं केस काल, मतलब उसके पास अब कोई काम नहीं रह गया।
वो 1200 वाला गैस सिलेंडर कि 400 वाला है? कौन से सिलेंडर से बनाएंगे चाय? उस समय तो 400 था तो बड़ा महंगा था। अभी वो 900 वाले बना रहे हैं कि 1200 वाले बना रहे हैं। ठीक है, 6 बागियों पर कार्रवाई की गई है सर, तो क्या लग रहा है ये बागिया जो है वो कहीं न कहीं चुनौती होंगे कांग्रेस के लिए? नहीं, जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। सर, कल योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ हमने बनाया है, हम ही संभालेंगे, और अंत में उन्होंने नारा भी लगाया है, तैयारी पूरी और भाजपा जरूरी है। अब योगी आदित्यनाथ पहले आसन उसन दो चार ठोक सी। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और चुनाव प्रचार के लिए भी आगे जाना है भूपेश बघेल को। और अब आपको बता दें कि कोंडागांव पहुंच चुकी हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार कमान को यहां संभाल रखा है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता के घर में जाकर उन्होंने चाय बनाई और कार्यकर्ताओं के लिए स्मृति ईरानी ने चाय बनाई। बस्तर दौरे पर पहुंची हैं स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी की तस्वीर ये उस वक्त की जब एक कार्यकर्ता के घर पहुंचे थे। किचन में जाकर उन्होंने चाय बनाई और जो कार्यकर्ता उनके साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, दरअसल उनकी थकान मिटाने के लिए खुद स्मृति ईरानी ने यहाँ पर चाय बनाई। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर जाकर केंद्रीय मंत्री और इस बार चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रही स्मृति ईरानी। देखिए तस्वीरों में किस तरह से वो चाय वहां पर बना रही हैं, चाय छान कर अपने कार्यकर्ताओं को खुद दे रही हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार में काफ़ी समय लगता है और सुबह से शाम तक चुनाव प्रचार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को थकान भी हो जाती है और अब वहाँ उनके साथ लगी हुई कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए खुद स्मृति ईरानी ने चाय बनाई और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की गई हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चाय बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को पिलाई। बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर जाकर उन्होंने चाय बनाई है और तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ चुनाव प्रचार में लगी कार्यकर्ताओं को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खुद चाय बनाकर पिलाई। और चूंकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ में लगातार चुनाव प्रचार में वो डटी हुई हैं, जुटी हुई हैं। कोशिश भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने की रहेगी। और बस्तर के दौरे पर इस वक्त स्मृति ईरानी मौजूद हैं। पहले चरण के मतदान से पहले पूरी तरह से एक्टिव भारतीय जनता पार्टी के नेता। और अब ये स्मृति ईरानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चाय बनाकर लोगों को पिलाई, कार्यकर्ताओं को पिलाई, अपने जो प्रचार में उनके साथ जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। कोंडागांव से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोंडागांव पहुंची हुई हैं स्मृति ईरानी और कार्यकर्ताओं के लिए चाय बना रही हैं ईरानी। स्मृति ईरानी ने चाय बनाई, हालांकि चाय हिंदुस्तानी ही थी क्योंकि कई जगह पर ईरानी चाय भी फेमस है, तो ये चाय तो हिंदुस्तानी ही थी लेकिन बनाने वाली स्मृति ईरानी थी। कोंडागांव पहुंची स्मृति ईरानी और बीजेपी के कार्यकर्ता के घर पर उन्होंने ये चाय बनाई। देखिए तस्वीरों में, और चाय के बारे में चर्चा भी कर रही हैं कि चाय कैसी बनी है, उसका जो चाय का असर है वो कैसे करेगा काम। कम शक्कर कम दूध, मीठा भी कम डालना है और दूध भी कम डालना है। ऐसे में चाय का जो असली स्वाद है वो निखर कर आएगा और थकान मिटाने के लिए जो कार्यकर्ता चाय पिएंगे उन्हें इस चाय से राहत महसूस होगी। और बढ़ते हैं आगे मध्य प्रदेश की तरफ। इंदौर 1 से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। उनका यह दावा है कांग्रेस किसी को भी ले आए मुझे नहीं हरा पाएगी। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर आतंकवाद को समर्थन देने का भी गंभीर आरोप लगाया है। सराफा की मिठास और 56 दुकान के चटपटे स्वाद के लिए मशहूर इंदौर में इस वक्त हम भी एक जगह मौजूद है जहां पर एक अलग तरह के खाने का स्वाद लेने के लिए हम बैठे हैं। और इस स्वाद में हमारे भागीदार है विधानसभा नंबर 1 से उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग वैरायटीज का स्वाद ले रहे हैं। इंदौर की राजनीति का स्वाद कैसा है, चटपटा या मसालेदार? बहुत बढ़िया, मजेदार है। इंदौर की राजनीति इतनी सात्विक है
कि बस, और इसलिए इंदौर की जनता भी बहुत शानदार है। जो व्यक्ति काम करता है उसके पीछे रहती है जनता, और इसलिए बहुत अच्छा मजा आ रहा है। अलग अलग तरह के बयानों और आरोपों का तड़का लगाने की कोशिश की जाती है कि कैलाश जी ऐसे है, कैलाश जी वैसे है, आए नहीं है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, ऐसा है कि विरोधी हमेशा विरोध करने का कोई बहाना ढूंढते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को इंदौर की जनता ऐसा नहीं कोई, आज मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं 6 चुनाव लड़ चुका हूँ, मेयर रह चुका हूँ। मेयर रह के मैंने इंदौर में एक नए नए प्रकार के उपक्रम किए। आज इंदौर ग्रीन इंदौर, क्लीन इंदौर है, तो उसकी शुरुआत मैंने की थी इंदौर में, तो इसलिए लोग मुझे पहचानते हैं। मेरे को किसी विरोधी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। इंदौर के मुद्दों की हमेशा बात होती है। आपने वचन पत्र जारी किया है, बहुत सारी चीजों पर काम करने की बात आपने कही है। जब आप महापौर थे तो आज जो इंदौर की तस्वीर है, जनता उसको याद करती है कि कैलाश जी ने बहुत काम किया है। क्या विजन आप लेकर चल रहे हैं इंदौर के? देखिए, इंदौर में बहुत पोटेंशियल है, एजुकेशन में बहुत पोटेंशियल है, हेल्थ में बहुत पोटेंशियल है, टूरिज्म में बहुत पोटेंशियल है। हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, और इंदौर हर चीज़ में अंदर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन में नंबर 1 हो, हेल्थ सर्विसेज में नंबर 1 हो, हेल्थ टूरिज्म एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर तैयार करेंगे, जिससे विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी यदि उसको आवश्यकता हो ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पर वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल। आपने भी बात की इंदौर की। कांग्रेस का कहना है कि कैलाश जी ने वादे वो कर दिए जो विधायक की सीमा से परे है। अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कैलाश जी ने इंदौर के विकास के वादे कर दिए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की है विकास को लेकर, वो एक विधायक के लिए संभव नहीं। किस आधार पर ये सब चीजें रखी? मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ भाई, मेरे संबंध आज केंद्र में भी है। मैंने एक फोन किया रेल मंत्री को, सीधे आ गए हो। उन्होंने 35-40 करोड़ का लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन बनाया था, मैंने कहा नहीं, बड़ा बनाएंगे। 250 करोड़ का उन्होंने बना दिया। तो मेरे संबंध भी हैं, 10 साल से मैं देश की राजनीति कर रहा हूँ, केंद्र के आधे मंत्री मेरे दोस्त, इसलिए जैसे करना ये मुझे आता है काम। लोग क्या क्वेश्चन करेंगे मुझ पे? बहुत कम समय बचा है चुनाव में, उसके बाद नतीजे आएंगे। क्या आप देख रहे हैं कि कितना सीटें बीजेपी लाएगी? क्योंकि दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, और कांग्रेस ये कहती है कि हम अगर सरकार में आएंगे तो उन लोगों की खैर नहीं जो बीजेपी का झंडा या बीजेपी का निशान जेब में लेके चलते हैं। देखिए, ये गीदड़ भपकी है, उनको मालूम है कि उनको आने वाले हैं नहीं। मैं पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर चुका हूँ, और इतना जबरदस्त अंदर करंट है बीजेपी का, बीजेपी की 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। ये है कैलाश विजयवर्गीय, जो इंदौर चटपटा इंदौर जितना है उतने चटपटी बयानबाजी करते हैं, उतने चटपटे जवाब दिए हमारे सवालों के। साथ ही कैलाश जी ये उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार बीजेपी बड़े बहुमत से सरकार बनाएगी, और जो जीत हासिल करेगी वो ऐतिहासिक होगी। कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। और ये गारंटियां इन्होंने 10 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के चुनाव में दी थी। इन 10 महीनों में क्या हुआ, कहां कांग्रेस खड़ी है, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यहां पर स्क्रीन पे एक बार एक एक करके पहली गारंटी से दूसरी गारंटी तक अगर हम आ जाएंगे, और ये बड़ी वाली लाइट को थोड़ा सा कम करेंगे, इससे अगले आ जाए, पहली पे आगे, पहली गारंटी यहीं पे रोकिए 1 मिनट। ये इनकी गारंटियां, अब इस पे अगले पे आ जाइए, आगे। अब झूठी गारंटी नंबर 1, कांग्रेस ने वायदा किया था कि महिलाओं को, बहनों को 1500 रुपए प्रति महीना देंगे। 22,50,000 से ज्यादा महिलाएं हिमाचल प्रदेश में हैं जो पिछले 10 महीनों से इंतजार कर रही हैं कि कब उनके खाते में 1500 रुपए आएगा। कांग्रेस ने कहा था पहली कैबिनेट में पहला निर्णय होगा और 1500 रुपए उनके खाते में आएंगे, नहीं आए, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। अगला, फिर कहा था कि 67,000 पद खाली हैं और 33,000 पद और हम भरेंगे,
और 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 1 लाख छोड़िए साहब, 1000 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाए। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। आगे कांग्रेस के नेताओं ने किसानों बागवानों से क्या वायदा किया था? हिमाचल में कहा था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे और 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे। लोग मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे, हिमाचल में मिल नहीं रहे। ना गोबर 2 रुपए किलो खरीदा, ना 100 रुपए लीटर दूध खरीदा है। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी तीसरी भी फेल। फिर चौथा, कांग्रेस ने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे देनी तो क्या थी? जो पूर्व की भाजपा की सरकार ने 125 यूनिट फ्री दी थी, अब उसके भी बिल बढ़ा चढ़ाकर हिमाचल में आ रहे हैं। तो कांग्रेस की चौथी गारंटी भी फेल और कांग्रेस भी फेल। जिनकी खुद नहीं कोई गारंटी, वो गारंटियों का पुलंदा लिए घूम रहे मेरे भाई और बहनों बाकी राज्यों में। अब देखिए यहां पर 5वीं गारंटी, उन्होंने कहा था 680 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड का देंगे। 680 तो छोड़िए, 60 करोड़ भी मिल जाते तो बड़ी बात थी। युवाओं को छला भी और सड़क पे छोड़ा भी। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी नंबर 5 भी फेल। अब बागवानों की बात मैं अगर करूं तो बागवानों से कहा था कि आपके सेब की कीमत, फलों की कीमत आप खुद तय करेंगे। और आपने वीडियो वायरल होते देखे होंगे कि बागवानों को अपनी फसल नालों में, नदियों में फेंकनी पड़ी और किस तरह से उन्होंने अपनी कांग्रेस की सरकार को कोसा। तो कांग्रेस की छठी गारंटी भी फेल और कांग्रेस भी फेल। और 48% से ज्यादा सामान जो लोकल मंडी में नहीं, ना ही उन्होंने स्वयं कीमतें तय की, वो प्रदेश के बाहर उनको स्वयं ढोकर ले जाना पड़ा। आगे गारंटी नंबर 7, ये कहा था मोबाइल क्लिनिक से हम हर गांव में मुफ्त इलाज की गारंटी देंगे। अरे हर इलाज को तो छोड़िए, इनके अपने राज्य से बाहर जाके इलाज करवा रहे हैं। स्वास्थ्य संस्थान बंद कर दिए गए, जो हमारे समय खोले गए थे उनको भी बंद कर दिया। नया देना तो दूर, गारंटी पूरी करनी तो दूर, यहां तो पहले वाली संस्थाओं को भी बंद कर दिया। स्वास्थ्य की हालत खराब है, हाफ रहा है स्वास्थ्य विभाग। तो कांग्रेस की गारंटी नंबर 7 भी फेल, कांग्रेस भी फेल। मेरे भाई और बहनों, ये मैं कहना चाहता हूं, झूठे दावे, झूठे वादे कांग्रेस के नहीं, नेक इरादे। और मैं कांग्रेस के नहीं, नेक इरादों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि झूठी कांग्रेस, झूठी गारंटी। कांग्रेस सबसे बड़ी ठग, जनता को ठग कर सत्ता में आई है और इनकी गारंटियां पूरी तरह से फेल होती आपके सबके सामने आई है। मेरे भाई और बहनों, अगर आप देखेंगे और मैंने इसलिए आपको याद करवाया कि हिमाचल ठगा, कर्नाटक ठगा, ठग लिया पूरा राजस्थान। झूठी गारंटियों का पहन के चोला फिर ठगने निकला कांग्रेस हाईकमान। और कांग्रेस हाईकमान के श्रीमान राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में आकर कहा था सभी किसानों की कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, 2 लाख का कर्जा माफ होना। हुआ क्या? गारंटी मध्य प्रदेश में फेल। कहा था 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को ठगा, मध्य प्रदेश की गारंटी फेल। छत्तीसगढ़ में कहा था 3016 रुपए देंगे, गारंटी फेल, वहां पे भी। हर राज्य में इनकी गारंटियां फेल। यहां पर भी जो बाकी गारंटियां दी थी, चाहे खरीद की हो या फिर रोजगार की हो या फिर बेरोजगारी भत्ते की हो, कन्यादान देना तो दूर, जो भाजपा की सरकार का था वो भी बंद कर दिया। 51,000 रुपए का वायदा किया था, कुछ नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, आप सबके सामने, मैं मीडिया के मित्रों के सामने एक बात तो जरूर कहना चाहता हूं कि तुलना तो आपको अवश्य करनी ही होगी। जहां एक और मैंने इनकी गारंटियां फेल होने की बात कही है, वहीं पर साथ लगते राजस्थान की अगर मैं बात करूं और मैं मध्य प्रदेश की तुलना करूं, एक और लाडली लक्ष्मी
और लाडली बहना लाकर महिलाओं और बेटियों का मान सम्मान किया। मध्य प्रदेश में भाजपा शासन में महिलाओं का सम्मान, राजस्थान में महिलाओं का अपमान, राजस्थान में महिलाओं का तिरस्कार, मध्य प्रदेश में पुरस्कार। मध्य प्रदेश में महिलाओं को अधिकार तो राजस्थान में अत्याचार। और अत्याचार राजस्थान में ऐसा हुआ क्योंकि साथ लगता राज्य है, 2 लाख अपराध के मामले दर्ज हुए, महिला अपराध के मामले दर्ज। देश में नंबर 1 महिला अपराध राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार में। 35,000 दुष्कर्म की घटनाएं, हजारों बहनों को जिंदा जला दिया, मौत के घाट उतार दिया, जिसमें दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं हैं। कहीं पर बच्चों के सामने महिलाओं के साथ अपराध बलात्कार की घटनाएं, कहीं पति के सामने बलात्कार अपराध की घटनाएं, उनको मौत के घाट उतार दिया। ये कांग्रेस की राजस्थान की सरकार में हुआ। मेरे भाई और यहां पर अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं, इस वक्त तस्वीरें कांग्रेस के राजस्थान में लुट गई बहना। ये अंतर साफ नजर आता है। और एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि जो गारंटियां देती फिर रही है कांग्रेस, वह कहते हैं हमारे पास दर्जनों गारंटी, पर गारंटर की क्या गारंटी है। राहुल गांधी गायब हैं। उन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर कर्जे माफ होंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मैं आपसे पूछता हूं, 10 दिन के 10 महीने भी सरकार है, क्या बदला? ये तो कांग्रेसियों ने और जनता ने बदला उसके बाद। और एक बात मैं यहां पे युवा होने के नाते भी कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पे किया है वो बहुत अलग है। सीखो कमाओ योजना, जिसको मुख्यमंत्री स्काई के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने आप में युवाओं को अपने पांव पर खड़ा करने की योजना है, जहां पर युवा हाथ फैलाकर नहीं, जॉब मांगने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनते हैं। और जॉब गिवर बनना जॉब सीकर से एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसमें मध्य प्रदेश की ये योजना बहुत सफल भी हुई। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे युवाओं के लिए बहुत सारी अन्य योजनाएं, जब मैं खेलों की बात करता हूं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगर आज तक का सबसे बड़ा और सबसे सफल आयोजन कहीं पर हुआ तो मध्य प्रदेश में हुआ। एक नहीं, 5-5, 6-6 जिलों में जाकर। और खबरें जारी हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। छत्तीसगढ़ के